अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हनी फिजिक्स लैब। लास्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टडी कर रहे थे और हमने स्टडी किया डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन विद देयर टाइप्स, उनकी टाइप्स के साथ। आज के लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्टडी करेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। The modulus of elasticity can be stated as within elastic limit the ratio of stress to the strain is remain constant. Such constant is known as elastic constant or modulus of elasticity. अगर स्टूडेंट्स हम किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जितना स्ट्रेन पैदा होगा इन दोनों की रेशो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट इलास्टिक मॉडुलस कहलाता है, या इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस बात से हमें ये बात समझ में आ गई कि जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों की रेशो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल अप्रोच इसकी देखते हैं। फ्रॉम हुक्स लॉ के मुताबिक विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स के कानून के मुताबिक किसी भी बॉडी पे जितना स्ट्रेस लगाया जाएगा उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट में रहते हुए। तो स्टूडेंट देख लेते हैं ये इलास्टिक लिमिट क्या है। इलास्टिक लिमिट हमारे पास किसी भी मटेरियल की वो हद है जिस हद तक वो स्ट्रेस को बेयर कर सकता है। इस हद को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बाद अगर मैं इसके ऊपर मजीद स्ट्रेस लगाऊं तो ये इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन भी अकर हो सकती है या ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे लगाना है कि इलास्टिक लिमिट के तो हम अंदर ही रहें और उसमें जितना स्ट्रेस मैं लगाता जाऊंगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेन उसमें पैदा होगा। तो रिलेशन आपके पास क्या आ गया? स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेन की। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी और कांस्टेंट के साथ। तो इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। हम पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट ही वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है? आपके पास यंग्स मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है या बल्क मॉडुलस है। इसकी टाइप्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्ट्रेन। स्ट्रेन जहां पे जब डिवाइड होगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और जहां पे क्या बच जाएगा? बाकी कांस्टेंट। आपके पास मैथमेटिकली क्या आ गया? कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यही तो आपके पास डेफिनेशन थी कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए स्ट्रेस की रेशो होगी स्ट्रेन के साथ। वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। ये बात हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसका ये मतलब कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखते हैं कि अगर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन यूनिटलेस है तो आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। एक तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, आर पास्कल। इसका यह मतलब कि न्यूटन पर मीटर
स्केयर हमें मालूम है पास्कल के बराबर है। इस बात का ये मतलब कि स्ट्रेस इन टर्म ऑफ प्रेशर कैलकुलेट होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन अकर होती है तीन चीजों में, लेंथ में भी, वॉल्यूम में भी और शेप में भी। अब टाइप्स फिर इसकी कितनी होगी, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन तीनों टाइप्स के हैं और जो डिफॉर्मेशन तीनों में अकर होती है तो इनके कांस्टेंट्स भी तीनों के लिए अलग होंगे। यंग्स मॉडुलस को देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। टेंसाइल स्ट्रेस की रेशो ले ली जाए टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, तो इस सूरत में जो आपके पास मॉडुलस होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या कहलाएगी? यंग्स मॉडुलस कहलाएगी। अब मैथमेटिक्स देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस हमें मालूम था फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। टेंसाइल स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये भी डिवीजन में है, फिर डिवीजन और फिर डिवीजन। तो अब ये डिनोमिनेटर इन्वर्टेड फॉर्म में जब हो जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की रेशो ली जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ, हम क्योंकि बाय डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि इनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, इससे जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो वैल्यू बल्क मॉडुलस कहलाएगी। तो बाय डेफिनेशन आपके पास कैसे हो सकता है? द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। क्या कहलाता है? बल्क मॉडुलस कहलाता है। बल्क मॉडुलस डेफिनेशन हमने देख ली। तो बल्क मॉडुलस है क्या मैथमेटिकली? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था आपके पास? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम थी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम सेम प्रोसीजर, एफ वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बल्क मॉडुलस। अब देखते हैं कि शियर मॉडुलस हमारे पास क्या है। सेम कॉन्सेप्ट होगा। शियर मॉडुलस, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। अगर हम शियर स्ट्रेस की रेशो ले लें शियर स्ट्रेन के साथ, तो इस सूरत में जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट शियर मॉडुलस कहलाएगा। मैथमेटिकली क्या होगा? शियर मॉडुलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस आपके पास क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन में आपने पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन कितनी हुई है शेप में और उसकी फ्रैक्शनल चेंज थी, तो आपके पास डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। इस सूरत में G इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इंटू डेल्टा ए। और दूसरे रिलेशन के तहत फोर्स पर यूनिट एरिया शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेन किसके बराबर था? टेंजेंट थीटा के। तो एक रिलेशन आपके पास ये आ सकता है। शियर मॉडुलस रिजिडिटी को भी बताता है कि एक मटेरियल कितना रिजिड है। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहलाता है।